विभाग लाइव में आपका स्वागत। हम आज फिर आपके साथ दो ऐसे समाचारों पर चर्चा करेंगे जो अभी सुर्खियों में है। ये खबरें आप लोगों तक जरूर गई होगी, आप लोगों ने इसे देखा भी होगा, मगर मैं इसकी अंदर की बात बताऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों, ऐसा हुआ क्यों। इससे पूर्व हम लोगों ने आपके सामने कुछ बुनियादी विषयों पर भी कार्यक्रम किए हैं जो आपको पसंद आया और हम लोगों ने भी देखा। आज राजनीतिक गलियारे से जो खबरें छनकर आ रही हैं उस पर भी चर्चा करूंगा। सबसे मजेदार और सबसे अशोभनीय घटना फिर एक बार दोहराई गई है लालू प्रसाद के बड़े लाल बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के द्वारा। तेज प्रताप यादव कुछ दिन पूर्व, कुछ महीने पूर्व या जो भी हो, उसमें उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे आरजेडी के दिग्गज नेता और एक बड़े शानदार मंत्री, ईमानदार छवि के नेता को जब तेज प्रताप ने कहा था कि एक लोटा पानी अगर गिर जाता है तो क्या होता है, उसके बाद की चर्चा आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे रघुवंश बाबू बीमार पड़े और इस संसार को छोड़कर चले गए। हालांकि अगर माना जाए तो उन्होंने अंतिम दम तक कोशिश की कि मैं अपने पुराने पार्टी लालू प्रसाद यादव के साथ रहूं, मगर बाद में ऐसा लगा कि उनका दिल आरजेडी के ये से टूट गया। मगर अभी जो घटना हुई, प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता, बड़े डिसिप्लिन नेता और बिजली विभाग हो या कोई मंत्रालय हो, जो बड़े पारदर्शिता के साथ काम करना, ये जगता बाबू से तो सीखे। हम लोगों ने उनको देखा है जब वो ऊर्जा मंत्री थे तो वो कैसे मेहनत करते थे, ईमानदारी से मेहनत करते थे और बिजली के सुधार को के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। बाद में बाद में विजेंद्र यादव और जगता बाबू की बड़ी जोड़ी थी उस वक्त, तो विजेंद्र यादव जी ने जगता बाबू से कुछ जरूर सीखा होगा उस वक्त। और आज बिहार में सचमुच बिजली की स्थिति विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बड़ी अच्छी मानी जा रही है। बड़ी अच्छी तो मैं कहूंगा नहीं, बहुत अच्छी मानी जा रही है, जब बिजली बहुत ही अच्छे प्रभाव। जो हुआ क्या, तेज प्रताप यादव, चूंकि लालू प्रसाद यादव अभी भी बेल के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट उन्हें कब बेल देगी, कोर्ट किस आधार पर बेल देगी, इनके वकील ने क्या पक्ष रखा है, सीबीआई क्या पक्ष रखेगी, ये कोर्ट का मामला है। इसी बीच तेज प्रताप यादव जो हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं, हमेशा कोई ना कोई विवाद उनके जीवन में आता है। पहले तो उनकी पत्नी के साथ जो विवाद हुआ वो सब जग जाहिर है, उसे बोलने की जरूरत नहीं, वो पारिवारिक मामला भी बनता है जिसे लोगों ने पॉलिटिकल बनाया है। ठीक है, वो जो हुआ। दूसरा मामला रघुवंश बाबू के साथ हुआ और ऐसे कितने अनेक मामले हुए, कभी कृष्ण भक्ति में लीन, कभी ये कहा नहीं जा सकता। जगता बाबू जब से आरजेडी में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाला है, तब से एक नया कल्चर उन्होंने पार्टी कार्यालय में देना शुरू किया है, जिसमें उनको सफलता भी मिली है। और वो ऐसा काम करना चाहते हैं पार्टी में कि कोई हुड़दंग नहीं हो, कोई गड़बड़ बात नहीं हो, सारे लोग नियम कायदे के तहत बांधे जाते हैं। जिसको हो सकता है कि बहुतों को लगता होगा कि ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, लालू यादव की सामाजिक न्याय की पार्टी है,
कोई भी वहां जाएगा, तो ये अलग बात है। तेज प्रताप यादव भी जब जगदानंद जी से मिलते हैं तो बहुत अदब से प्रणाम करके, चूंकि वो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, पार्टी के 1 नंबर के नेता है, पहले नंबर में उन्हीं को माना जाता है, मगर उनका भी लिहाज और ये सारा वो करते हैं। आपको एक और किस्सा बता दूं कि लालू यादव को जगदानंद जी के प्रति इतना विश्वास था कि जब वो चारा घोटाला में जेल जा रहे थे और राबड़ी देवी को किसी तरह मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने राबड़ी देवी को खुले तौर पर कहा था कि कहीं भी परेशानी हो, कोई भी हो, आप जगता बाबू से बात करेंगे। आपका ये विश्वास था। उस समय रंजन यादव भी उनके खास मित्रों में थे, लालू प्रसाद यादव के, मगर उन्होंने इशारा जगदानंद जी पर किया। जगदानंद जी हमेशा से लालू प्रसाद के साथ साथ रहे और विकट परिस्थितियों में भी रहे। हल्ला के बीच में हल्ला उठता था कि वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, ऐसी कुछ बातें हुई भी थी, दिखी भी थी, मगर उन्होंने अपना फैसला आरजेडी में भी बरकरार रखने की कोशिश की। और अभी भी लालू यादव जब जेल में है, उनकी पूरी पार्टी का कमान उन्होंने संभाला और रिजल्ट भी उन्होंने जो हुआ विधानसभा के चुनाव में, वो भी बताता है कि कहीं न कहीं पूरे पार्टी का तो हुआ ही, जगदानंद जी का ये जो सिस्टम ऑफ वर्क है ये हुआ। तो इधर इन दिनों लगता है, ये भी लगता है कि तेज प्रताप को पार्टी में कोई नोटिस नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव एक युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं और उसको देख के आरजेडी के सीनियर लीडरों को भी कहीं ना कहीं ये बात लगी है कि भविष्य हो सकता है इनका हो, तो पार्टी कार्यालय में आके और पूरे अपने समर्थकों के साथ जो उनका समर्थन करते हैं, जो उनके आसपास होते हैं, और जगता बाबू के खिलाफ उन्होंने प्रेस में बयान दिया और कहा कि जगता बाबू तानाशाह हैं, जगता बाबू के चलते मेरे पिताजी बीमार है, ऐसे लोगों के चलते मेरे पिताजी बीमार है। ये नहीं उन्होंने सोचा कि ऐसा कह के जब ये खबर लालू प्रसाद जी को जाएगी तो वो और बीमार होंगे, क्योंकि वो एक तरफ पुत्र है और एक तरफ मित्र है। तो ये कहने का ये हुआ और उनका ये मांग था कि वो, मैं जब ऑफिस में गया तो वो बाहर नहीं निकले। किसी कोई अध्यक्ष बाहर निकलता है क्या? वशिष्ठ नारायण जी जेडीयू के अध्यक्ष से क्या कोई आता था तो बाहर निकलते थे क्या? ठीक है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, मगर तेज प्रताप यादव ऐसे नेता जो उनके सामने पैदा हुए हो, पार्टी की बुनियाद देने में जगता बाबू और लोगों का, लालू प्रसाद लोगों का हाथ रहा हो, तो इनका था कि वो बाहर क्यों नहीं, और उनका था कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है, जो मेरी राजनीतिक समझ है, तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप का की पकड़ अब पार्टी के पास उतनी नहीं है और वो तवज्जो उनको नहीं दी जा रही। बहुत लोगों ने प्रतिक्रिया दी, बहुत लोगों ने बातें की। किसी ने कहा कि वो बच्चे हैं, किसी ने कहा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी जगता बाबू को कहा गया कि भाई जगता बाबू को इस तरह से बेइज्जत करना नहीं चाहिए था। देखिए, जब इस तरह की बात किसी पार्टी में होती है तो अन्य पार्टी उसे मुद्दा जरूर बनाने लगता है। तो जगता बाबू ने बड़े शालीनता से कही है, चाचा और भतीजे का मामला हम लोग देख लेंगे, मगर घर की बात जब सड़क पे आ जाती है तो घर की बदनामी होती है। तो इस तरह से जो पार्टी में अभी लोगों का रुझान है, जिस तरह से बातें हो रही हैं कि तेज प्रताप यादव डेफिनेटली या सही में ये काम उनका अच्छा नहीं हुआ, और जगता बाबू की जो छवि है आम लोगों में और भी लोगों में, एक बड़े अच्छे व्यक्ति और बड़े साली, बड़े मृदुभाषी, मगर काम में बड़े बड़े, तो कहीं ना कहीं से आरजेडी को ये नुकसान पैदा करने वाला, विपक्ष को हाथ में एक मुद्दा दे देने वाला माना जाता है, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, बजट सत्र। अभी विपक्ष गोलबंद हो रहा है कोरोना टेस्टिंग वाले मामले को लेकर। अब एक ये मामला इन्होंने दे दिया तो कोई कहीं कमजोर होगा, इसलिए वो सलाह तो नहीं दे सकता, मगर जगता बाबू
आज तक आरजेडी के साथ डिगे रहे और डिगे रहे। तो चलिए, ये बात तेज प्रताप जी की मैंने कह दी, इनर स्टोरी भी मैंने बता दी और ये चर्चा चल रही थी। दूसरी चर्चा फिर शुरू हो गया बिहार में। अभी मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा करके 84 दिनों तक ये चर्चा चली। अब विधान परिषद में 12 जो राज्यपाल कोटे से 12 सदस्य को मनोनीत करना, अब उसको लेकर सोशल मीडिया में, प्रेस सर्किल में और राजनीतिक दलों में ये चर्चा होने लगी। बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, इसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। उसी की बार्गेन करने वाली दो पार्टी, जरूर मैं बोल सकता नहीं हूँ, तो दो पार्टी ऐसी है जो मौके की तलाश में होती है, जो राजनीति हो गई है आजकल, उसमें उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। तो ये जो चर्चा हो रही है, हमें चर्चा चलेगी जब तक ये मनोनयन की प्रक्रिया नहीं खत्म हो जाती, राज्यपाल की अनुमति नहीं दे देते, तब तक ये तमाम बातें चलती रहेंगी। और कौन होगा ये संभावित चलेगा, वो उनका होगा। ये मामला वाकई जनता के लिए नहीं है, ये मामला पार्टी के बीच का है। जो पार्टी जिसे चाहेगी उसे विधान परिषद भेजेगी। मगर अभी जो मुझे खबर है, तो बड़े भाई के में 60 सीट भाजपा के पाले जाएगी और 5 सीट जेडीयू के पाले जाएगी। मगर जेडीयू के जो पाले 5 सीट जाएगी, उसमें जीतन राम मांझी ने फिर इशारा कर दिया है कि एक सीट शायद उनके पुत्र जो हार गए हैं या उनको या किसी एक सीट के लिए वो मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार संभवतः इस मुद्दे पर मुझे जो लगता है कि उनके भी पार्टी में मनोनयन के लिए लाइन है। तो ऐसा संभव नहीं है। मुकेश सहनी की बात तो आप सुन ही चुके होंगे, कल से आप लोग को, वो दिल्ली गए थे, उन्हें 18 महीने का कार्यकाल वाला ये में कहा जा रहा है नामांकन करना, तो वो एक इशू है। तो ये इशू मंत्रिमंडल विस्तार की तरह ना हो, इसके अलावा भी राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं। नौकरी की समस्या है, सरकार अगर नौकरी देना चाहती है 19 लाख, तो धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके अलावा भी विकास का कार्य है, शिक्षा में कुछ काम है, कुछ स्मार्ट सिटीज हैं, उसका काम है। इस पर ध्यान केंद्रित हम लोग की भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ पार्टी के बीच रहे और उन उम्मीदवारों के बीच रहे तो ज्यादा अच्छा है। कौन होंगे कौन नहीं होंगे ये कयास लगाने वाली बात अब नहीं होनी चाहिए। अंत में मैं थोड़ा शाहनवाज हुसैन का जो ये जिस तरह से शाहनवाज हुसैन मूव कर रहे हैं पूरे इंडिया में, अभी अजमेर शरीफ गए, जयपुर गए और लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, तो ये अब तय हो गया है कि मुस्लिम चेहरे के रूप में बीजेपी ने शाहनवाज को मुख्तार अहमद नकवी जो केंद्र में मंत्री हैं उनसे ऊपर किया है और उन्हें बिहार में जो उद्योग विभाग दिया गया है, मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया और विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया है। इनका पूरा उपयोग बीजेपी अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए बंगाल के चुनाव में करेगी। सीमांचल में मजबूत करने की बात होगी। ये क्या होगा नहीं कह सकता। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कितने इनके साथ लुभेंगे ये मैं नहीं कह सकता। मगर मुस्लिम चेहरे के रूप में अब बीजेपी में शाहनवाज हुसैन एक चेहरा साबित हुआ। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जब उन्होंने जो थोड़ी सफलता हासिल की, उसके बाद ऐसा लगा कि उनका वनवास जो था तोड़ देना चाहिए। ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगा और उन्हें एकाएक इस तरह की जिम्मेवारियां दी गई। अब वो हमेशा अब उन्हें उद्योग दिया, उद्योग में भी उन्होंने कहा कि मैं काम करूंगा, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, विदेश जाऊंगा और इन्वेस्टर जो होंगे, जो
उनको अपने तरफ आकर्षित करूंगा। चलिए ये तो आगे की बात है, क्या होगा नहीं होगा। मगर मुझे जो लगता है कि जैसे भागलपुर से संभवतः इस एरिया से कोई मंत्री नहीं बने, ये चर्चा भागलपुर में आम होती है कि भागलपुर से अगर कोई मंत्री नहीं बना। अजीत शर्मा जो है वो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर हुए तो वो मंत्री नहीं बने। मगर यहाँ के लोगों के बीच ये बात कहना है कि मंत्री हमारे दो हैं, एक हालांकि दोनों यहाँ के ना एमएलए हैं और न यहाँ के सदस्य हैं, या ना एमपी है न एमएलए है। एक शाहनवाज हुसैन मिले, चूंकि भागलपुर से उनका लगाव है, वो आते जाते, तो मंत्री के रूप में शाहनवाज को उधर कबूला। और दूसरे अश्विनी चौबे जो केंद्र में मंत्री हैं वो भागलपुर के हैं, वो बक्सर के एमपी है, मगर उनका भी रुझान भागलपुर की तरफ से काफी होता है। तो दो मंत्री ये लोग मान के चले कि हमें मिल चुके हैं। तो इसी को कहते हैं कि बीजेपी का जो मेन फोकस है शाहनवाज को, हुसैन को मुस्लिम अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में पेश करना और कहीं ना कहीं से जो भी फायदा हो बंगाल के चुनाव में, आने वाले दिनों में आसाम का चुनाव है, फिर अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले। तो बस ये 3 खबरों से मैं आप लोग को वाकिफ कराना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। तेज प्रताप ने जो किया है, तेज प्रताप यादव ने जो किया है वो अच्छी बात नहीं हुई। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया, जगता बाबू के बारे में बताया, फिर आपको एमएलसी वाली बात को भी मैंने बताया। इसीलिए बिहार में आने वाले दिनों में विकास हो, इसके लिए हम सभी को उस ये पर काम करना चाहिए। और हालांकि अभी जो कोरोना जो मामला हुआ उसमें प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सिलसिलेवार तरीके से चीजों को रखा है और उसकी जांच भी हो रही है। हो सकता है कि और जगहों में इस तरह की बात उठे। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको भी अगर कोई सूचना लगती हो इस तरह का टेलीफोन नंबर गलत करिए, तो ये सब होगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और आपको फिर एक बार कहता हूँ कि हमारा प्रयास लगातार जारी है। बेबाक लाइव के हर सेगमेंट से मैं समाचार देने की कोशिश करता हूं और आपको अच्छा भी लगता है। आपके कमेंट, आपके ये से हम लोग बहुत उत्साही भी होते हैं। इसी तरह आप हमारे इस कार्यक्रम को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें हमारी टीम की हिम्मत बढ़ाएं। नमस्कार।